हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मिसेस फिजिक्स सर। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं परावैद्युत शक्ति की और परावैद्युतांक की। देखिए, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है ना, और बहुत बार आ भी सकता है, क्योंकि मैं अभी तक देखा हूं ना कभी ये 2 नंबर में पूछ ही देता है बोर्ड में आपका। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं कि ये याद होता है या नहीं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माय डियर परावैद्युत शक्ति। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने से पहले आप समझिए कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल को कहा गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो पैदा नहीं करता है जनरली, बट उसे किया ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा कर सकता है और मैग्नेटिकल भी, है ना। ऐसे मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहा जाता है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आता है। सुनो, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, है ना। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस मटेरियल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और जो प्रोटॉन होते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, जिससे वो सेपरेट हो जाते हैं। अगर मान के चलो, देखो, जैसे हम जानते हैं कि हर एक मीडियम के अंदर, हर एक मटेरियल के अंदर होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जरूर होता है उसके अंतर्गत, होता है कि ना, उसके अंदर होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, उसके अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के अलग करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, उसे आगे की तरफ धकेलता है। तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को नाम पड़ता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करें ताकि वो मटेरियल, है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर वर्क करना स्टार्ट कर जाए, माने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा करना शुरू कर जाए। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ध्यान सुनना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत शक्ति, कोई, है ना, कोई और चीज नहीं है बल्कि विद्युत क्षेत्र का ही परिमाण है। विद्युत क्षेत्र कितना तुम अप्लाई कर रहे हो, कितना तुम दे रहे हो, ताकि वो जो परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत जो माध्यम है, वो पूरी तरह से काम करना शुरू कर जाए। देखो मैं क्या डिफिनेशन लिखा हूं, देखो, किसी परावैद्युत माध्यम पर प्रवाहित किया गया वह बाहरी विद्युत क्षेत्र की महत्तम परिमाण, वह अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो सबसे ज्यादा होगा, जिस पर लिखे होंगे, जिस पर परावैद्युत बिना शक्ति क्षय हुए, बिना टूटे, है ना, बिना शक्ति क्षय हुए वो क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। माने उसमें भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा हो सकता है ना, हो सकता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को, जिस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में मान देते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मैंने 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो वो मटेरियल ना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, उससे इलेक्ट्रिसिटी आर पार नहीं हो रहा। फिर मैंने 20 दिया तब भी नहीं हुआ, मैंने 40 दिया तब भी नहीं हुआ, और जब मैंने 50 वोल्ट पर मीटर अप्लाई किया, वो मैक्सिमम मैंने अप्लाई किया, जिस पर वो मटेरियल ब्रेकडाउन होने से, मतलब इसका मतलब परावैद्युत यानी कि शक्तिहीन होने की वजह से, मैंने उसकी शक्ति क्षय होने के पहले ही वह कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि सबसे ज्यादा तुमने 50 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को अप्लाई किया, जिसकी वजह से वो काम करना शुरू कर गया। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर ये काम करना शुरू कर गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया परावैद्युत शक्ति। परावैद्युत शक्ति का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, जेकरा पर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम करना शुरू कर जाए बिना टूटे हुए, उसी को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर एग्जाम में आए तो बस इतना सा फंडा है, इतना याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की वह महत्तम मान जो परावैद्युत माध्यम पर प्रवाहित करने पर वो बिना शक्ति, परावैद्युत शक्ति क्षय हुए ही कार्य करना शुरू कर जाए या कार्य करता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं परावैद्युत शक्ति,
है ना। और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग क्या होती है, परावैद्युत शक्ति होती है। इंग्लिश में क्या लिखोगे डियर, द अप्लाइंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वह अप्लाइंग की गई मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड किसी भी डायलेक्ट्रिक मीडियम पर एट जिस पर द डायलेक्ट्रिक वर्क्स, डायलेक्ट्रिक काम करना शुरू कर देता है विथआउट ब्रेक डाउन, इसे बिना टूटे, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। देखिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका जैसे पर यूनिट थिकनेस, जैसे काम मान लेते हैं कि जैसे ये देखो ये है मार्कर, इसकी कुछ थिकनेस होगी कि नहीं, तो एक यूनिट 1 मीटर थिकनेस पर, 1 मीटर थिकनेस पर कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, यानी कि द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड पर यूनिट 1 मीटर थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक, यानी कि 1 मीटर चौड़ाई वाले, 1 मीटर चौड़ाई वाले किसी प्रवैद्युत माध्यम या फिर पदार्थ के ऊपर कितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, कितना वोल्टेज बन रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज, उसको बोलते हैं हम लोग भी परावैद्युत शक्ति। इसका फॉर्मूला होता है डीएस, माने डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो होता है डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन क्या, ब्रेथ, थिकनेस, थिकनेस का मतलब समझा, चौड़ाई। तो ये उसकी फॉर्मूला जी, किसकी फॉर्मूला हो गया, परावैद्युत शक्ति डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। अगर आपसे कोई पूछेगा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मात्रक क्या होता है, तो यार जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मात्रक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, कोई दूसरा चीज नहीं है, बड़ा बात नहीं है, एकदम ध्यान समझो। जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू को बोला गया, लेकिन एक स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिस पर डायलेक्ट्रिक मटेरियल ना बिना टूटे हुए काम करना शुरू कर जाए, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है ना, काम करना शुरू कर जाए, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम भी बोल सकते हो। ठीक है डियर, चलिए अब अलग अलग मीडियम के लिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। जैसे हवा, हवा जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसके लिए होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, हवा के लिए, एयर के लिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। पेपर, जो पेपर होता है ना, जनरली जो पेपर होते हैं उसके लिए जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं माय डियर, परावैद्युत शक्ति, याद रखना पेपर के लिए परावैद्युत शक्ति है, या हवा के लिए है, तो पेपर के लिए होता है 16 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक माइका होता है अभ्रक, माइका माने अभ्रक, अभ्रक का जो होता है परावैद्युत शक्ति वो होता है माय डियर कम से लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बातें समझ में आया? अब हम बात करने जा रहे हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता, ध्यान समझना। अगला मेरा टॉपिक का नाम क्या, सापेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे एक दूसरा नाम है माय डियर, जिसका दूसरा नाम है क्या, परावैद्युतांक। हम सापेक्षिक विद्युतशीलता को बोलते हैं परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक का तीसरा नाम है परावैद्युत स्थिरांक, है ना, स्थिरांक। इसी का नाम है, बस अलग अलग नाम है लेकिन चीज एक ही है। एग्जाम में अगर कहा के देता है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, या परावैद्युतांक किसे कहते हैं, या परावैद्युत स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है हिंदी में। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता को रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। किसी भी एक मीडियम की, ठीक ना, परमिटिविटी कितना होगा किसी दूसरे मीडियम की कंपेयर के अनुसार, तो उसे बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये इसी बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, इसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए आपको एक चीज मैं बताता हूं, आपको पता होगा कि कलाम साहब ने 2 चार्ज के बीच में लगने वाला, है ना, फोर्स के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। तो 2 चार्ज के बीच में लगने वाला, एक बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को उतार लेना, वीडियो को वॉच करके देखो। यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं, जो कलाम साहब ने बताए थे कि जो किसी भी चार्ज के बीच में, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसका सूत्र जो होता है डियर, F बराबर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब इस्तेमाल करना, जब हवा की बात किया जाए, एयर के लिए, तो यहां पर एयर वाला फोर्स लगा देंगे नॉट, गुने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम 2 चार्ज है Q1 और Q2, Q1 और Q2, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है डियर R। बात समझ में आया? और ये दोनों चार्ज के बीच का जो माध्यम है वो है हवा या फिर वैक्यूम। ठीक है, तो हवा या वैक्यूम में जब 2 आवेश, 2 चार्ज किसी दूरी R पर होंगे तो उसके बीच में लगने वाला जो आपका विद्युत बल होता है,
ये विद्युत स्थित बल, ये स्थित वैद्युत बल जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कब? जब ये बीच में हवा हो। लेकिन जब कोई मीडियम आ जाता है तो उस मीडियम की ना परमिटिविटी लिया जाता है, उस मीडियम की परमिटिविटी लिया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई मीडियम हो गया Q1 और Q2, उसी चार्ज को सेम डिस्टेंस पर रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम आ गया। अब सर मीडियम जैसे में हो सकता है यहाँ पर वाटर हो सकता है, यहाँ पर आपका हो सकता है मेटल हो सकता है, या कोई पेपर हो सकता है ना। मीडियम कोई आ गया, अगर माइका हो सकता है, तो अगर कोई मीडियम आ जाता है तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम जाता है। अब सर कितना हो जाएगा? तो देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ये दोनों के बीच में लगना, तो यहाँ पर हो जाएगा FM, इसको लिखेंगे मीडियम में फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M यहाँ पर लिखा जाएगा। मीडियम की परमिटिविटी या मीडियम की विद्युतशीलता और गुने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या किया जाता है ना, जब ये दोनों को भागा करते हैं, क्या करते हैं, जब ये दोनों को भागा करते हैं डियर, तो Q1 से Q1 और Q2 से Q2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई, तो FO बट्टा FM बराबर एक सूत्र आता है, F0 बट्टा FM बराबर सूत्र क्या आता है, 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट और 1 बट्टा एप्सिलॉन M। तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? ये एक फार्मूला निकल के आता है F0 बटा FM। तो जो F0 बटा FM है ना, दो माध्यम में जो फोर्स निकला है, हवा के लिए जिसमें निर्वात और दूसरा किसी माध्यम के लिए, तो हवा में जो फोर्स है और जो माध्यम में जो फोर्स है उसकी जो रेशियो है ना डियर, उस रेशियो को ही बोला गया है सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन आर, और इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K से भी लिखते हैं जी। तो आज के बाद याद रखना, आज के बाद एक फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता कैसे निकलता है। तो मैंने सिद्ध करके बताया कि जो विद्युतशीलता जो होता है वो दो चार्ज के बीच में, दो आवेश के बीच में लगने वाला बल, कब? हवा माध्यम में, वो होता है F0, और किसी माध्यम में लगने वाला FM के रेशियो को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता, और इसी को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक या फिर परावैद्युत स्थिरांक K बराबर। और ये जो है ना बराबर किसके होते हैं, वह फॉर्मूला F0 या फिर FM की जगह लिख सकते हैं। मैं वहां देख रहा हूं मीडियम की परमिटिविटी और अपॉन में फ्री स्पेस की परमिटिविटी, उसकी रेशियो को भी आप रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं, विद्युतशीलता बोल सकते हैं, है ना, सापेक्षिक विद्युतशीलता बोल सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना कैसे एग्जाम में लिखना। मैं दो तरह का डिफिनेशन देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं बता रहा हूं। देखो अगर एग्जाम में आता है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि निर्वात में, क्या लिखेंगे, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F0, है ना, विद्युत बल F0, और वही दो आवेश समान दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाला विद्युत बल FM के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। या इसे ना बोल के इसके जैसे बोल सकते हो कि किसी माध्यम के लिए या फिर किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या फिर परावैद्युतांक कहते हैं, या परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। इंग्लिश में इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, मैं लिखा हूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट इन वैक्यूम, वैक्यूम में उपस्थित दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम चार्जेस एट द सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम, बट एक मीडियम में FM के रेशियो क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। ये इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, दूसरा डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नो एज इलेक्ट्रिकल बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दैट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दो से डिफाइन दे सकते हैं। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है? बाबू डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो हर एक मीडियम की होती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फोर्स को कम किया जा सकता है, वृद्धि नहीं, कम किया जा सकता है। हाँ, जैसे कहने का मतलब है, देखिए कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है, वो आपको डिपेंड करेगा मीडियम किस तरह से है। देखिए आपको बताते हैं, अगर आपका हवा है या निर्वात है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी दो चार्ज के बीच में। अगर कोई माध्यम आ जाता है तो उस माध्यम में आ जाने की वजह से क्या होगा, वो तुम्हारा कम जाएगा। कैसे कम जाएगा? तो देखो यहां पर जब
मान लेते हैं कि जो हवा होता है, हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। कितना होता है सर, मैं बताता हूं, बगल में लिखा हुआ है। वाटर का कुछ और होता है, मेटल का कुछ और होता है, सबका अपना अपना होता है ना। तो जब मीडियम में रखा जाता है दो चार्ज के बीच, चार्ज को, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स आपका कम जाता है। इस बात को याद रखना, कितना गुना कम जाएगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है ना, के गुना कमेगा या के गुना बढ़ेगा। तो जैसे मैं देखो एक बात बताता हूं, वाटर के लिए जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के लिए, जल के लिए जो आपका परावैद्युतांक होता है वो 80 होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है डियर। तो हम बात कर रहे हैं कि पानी का यानी कि जल का जो परावैद्युतांक होता है कितना होता है, 80। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं। चलिए मेटल के लिए कितना होता है, जितने मेटल के लिए इनफिनाइट होता है। और एयर के लिए कितना होता है, तो मारेंगे 1। एयर के लिए 1, मेटल के लिए इनफिनाइट यानी कि धातु के लिए अनंत होता है, और जल के लिए 80 होता है। क्या, परावैद्युतांक का मान। और इसका सूत्र बाबू ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी कौन क्या आपको पता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में ध्यान समझते हैं, लेकिन इसे समझने से पहले थोड़ा सा यहां समझ लो कि हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रखेंगे जब दो आवेश को, तो फोर्स कमेगा कि बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो तुम ही सोचो, यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होगा, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू अगर देखा जाए तो तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं, बोलो। तो अगर हम यहां पर ही एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू में के, बोलो। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो यहां पर ही एप्सिलॉन एम की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो आ जाएगा एफ नॉट एफ ऑन एफ एम बराबर में के। तो यहां से मीडियम में, मीडियम का फोर्स क्या निकल जाएगा, मीडियम का फोर्स निकल जाएगा, ठीक है ना, वैक्यूम में फोर्स अपॉन में के, यानी कि के टाइम्स कम जाएगा, 1/k टाइम्स कम जाएगा। देखो जो के क्या, के से भागना पड़ गया, तो क्या ये फोर्स कमेगा कि बढ़ेगा। देखो पहले अगर कोई मान के चलो हवा माध्यम है, हवा मीडियम है, तो आपका फोर्स लग रहा है एफ नॉट, जो भी लग रहा है 10-20 कूलम, जैसे मान लेते हैं हवा में लग रहा है, मान लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का, कोई भी चार्ज होगा कितना भी कूलम का होगा, लेकिन 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मान लेते हैं हवा में। लेकिन जब उसे किसी मीडियम में ले जाते हो और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के बराबर 2, तो बताओ उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि क्या हुआ, कम गया ना। तो कम गया तो कितना गुना कम गया, अगर सवाल करे तो कितना गुना कम गया, तो ए 1/k गुना कम जाएगा, है ना। लेकिन अगर ए 1/k गुना जब कम जाएगा, के द्वारा जिसमें कम जाएगा, बस इतना याद रखना, के गुना कम जाएगा, नीचे से के से डिवाइड कर दो कितना कम जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। बताओ कितना गुना कम गया, पहले कितना था जी, पहले था 20, अब कितना हो गया 10, तक कितना गुना कम गया, आधा गुना ना बोलेंगे उसको, 1/2 बट्टा में करके बोलेंगे। चलिए तो ये आपको मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं, दो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं, बल रेखाएं जो होते हैं, वो नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हाई, एग्जाम में आया, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। मतलब यहां पर ना जस्ट लाइक इसी तरह से भाव आता है जी, आपका समविभव तल, है ना, इक्वो पोटेंशियल सरफेस, या समविभव पृष्ठ लिख सकते हैं इसके लिए, पृष्ठ, है ना, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस या फिर समविभव पृष्ठ, एकदम सेम है क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे भी आता है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते, ठीक उसी प्रकार से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो यहां पर लिखे हैं कि क्योंकि दो विद्युत बल रेखाएं अगर काट देती है, सपोर्टेड मान लेते कि काटता, सपोर्टेड मान लेते कि यहां पर जैसे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काट रहा है, मान लेते एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, तो जहां पर काटती है ना, जिस बिंदु पर काटती है, इंटरसेक्शन पॉइंट करती है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो हमें स्पर्शीय यानी कि टेंजेंशियल दिशा मिल जाता है, दो दिशा। अब तुम ही बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी के पास 2-3 डायरेक्शन, क्या मतलब एक बार में 2-3 डायरेक्शन नहीं हो सकती है। हाँ, फ्री स्पेस में रहे तो कहा जा सकता है, देखो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो तरफ डायरेक्शन नहीं हो सकता, चाहे तो अब बोल सकते हो
एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ, थ्री फेस में जा सकता है, आई कैप जे कैप के कैप में जा सकता है, लेकिन हमें स्पेशल बोल रहा हूं कि पहले वो जे भी जाए के भी जाए, स्पेशल जाए, है ना। देखो हमेशा सीधा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तुम देखो ध्यान से, तो इधर भी जा रहा इधर भी जा रहा, दो डायरेक्शन मिल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और भी अलग अलग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशा नहीं हो सकती है ना। तो क्योंकि, तो इसका आंसर लिखोगे क्योंकि जब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु, लेकिन क्योंकि दो विद्युत बल रेखाएं के कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो स्पर्शीय दिशा प्राप्त हो जाती है, जो कि असंभव है। जहां पर काटती है उस बिंदु पर दो स्पर्शीय दिशा प्राप्त हो जाता है, किसकी, विद्युत क्षेत्र की, जो असंभव है, हो ही नहीं सकता। इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वी गेट टू टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जा रहा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल है। दैट मींस इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट लाइक इसी प्रकार से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दो समविभव तल या पृष्ठ एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका रीजन यही हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो करते हैं समाप्त, मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।